नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 2 दिनों में बात की बंगाल और मैसूर की, और आज उसी क्षेत्रीय राज्यों में हम बात करने वाले हैं किसकी? मराठा राज्य के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस मराठा साम्राज्य में सबसे जो बात इंपॉर्टेंट रही है किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? शिवाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हर समय बनी रहती है। तो हम दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं किसके बारे में? मराठा साम्राज्य के बारे में। और इस मराठा में हम किसको पढ़ेंगे? शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शिवाजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इनका जो क्षेत्र रहा है वो कहाँ रहा है? पूना का रहा, मतलब महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, और उधर पूना का, मतलब कि आप देखिएगा पहले तो बटा नहीं था, तो उसमें क्या है कि उसी में सब महाराष्ट्र भी आता था और पूना भी आता था। तो उस क्षेत्र में किसका शासन हुआ करता था? शिवाजी का शासन हुआ करता था। दोस्तों, शिवाजी का जन्म क्या है? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या नाम था? शाहजी भोसले था, जबकि माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था। और इनसे कौन पैदा हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के जन्म के पश्चात क्या होता है? शिवाजी के जन्म के पश्चात शाहजी भोसले, कौन? शाहजी भोसले क्या कर लेते हैं? अपना एक और विवाह कर लेते हैं। किसके साथ? तुकाराम मोहिते के साथ। किसके साथ? तुकाराम मोहिते के साथ विवाह कर लेते हैं। तो क्या होता है? शिवाजी की माता जीजाबाई को वह क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और छोड़ने के साथ देखिए, वो छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं करते कि उनके साथ उनका कोई मोह नहीं होता है। उन्होंने जब छोड़ा तो उन्होंने पूना की जागीर दी। क्या दी? पूना की जागीर दी, और वहां पर स्थित लाल महल को भी उन्हें समर्पित किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले क्या है? शाहजी भोसले जो थे वो पहले अहमदनगर के राज्य में एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे। वो आगे चलकर जब अपनी मतलब कि जीजाबाई को जब छोड़ते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। तो हमने देखा है इनकी प्रारंभिक जीवन को। इनका प्रारंभिक जीवन, इनके पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। क्या है? शाहजी भोसले। और इनके माता का नाम क्या है? जीजाबाई। जीजाबाई। तो हमने देखा इनके माता पिता कौन हो गए? शाहजी भोसले। और जन्म कब हुआ था? अप्रैल। कब? अप्रैल 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 में इनका जन्म हुआ था। और लगभग क्या होता है? इनके पिताजी ने क्या कर लिया था? दोबारा विवाह किया था। किसके साथ? तुकाराम मोहिते के साथ इन्होंने विवाह किया था। और विवाह करने के पश्चात इन्होंने क्या किया था? जीजाबाई को पूना की जागीर, किसकी जागीर? पूना की जागीर और लाल किले को देकर, लाल महल को देकर उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था। और इनके संरक्षण का कार्य दादा कोंडदेव जी को सौंपा गया था। किसको? दादा कोंडदेव जी को सौंपा गया था। और शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव रहा है वो किसका रहा है? जीजाबाई। और उनके संरक्षक का नाम क्या था? कोंडदेव। क्या है? कोंडदेव का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। समझिए दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो समझिएगा कि अगर पिताजी है नहीं, पिताजी इन्होंने छोड़ दिया है, तो अगर जो व्यक्ति उनके साथ सर्वाधिक समय रहेगा तो सर्वाधिक उसका प्रभाव भी तो होगा ना। उसी तरीके से सर्वाधिक जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो किसको मिलेगा? जीजाबाई का मिलेगा। और दूसरा किसका मिलेगा? कोंडदेव का मिलेगा, जो क्या थे? उनके संरक्षक थे। क्या थे? संरक्षक थे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए संरक्षक कौन थे, तो कोंडदेव थे। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। क्या पूछा जाता है? शिवाजी के गुरु जी का नाम क्या था? तो उनका नाम था रामदेव। कौन था? रामदेव इनके गुरु थे। और रामदेव के
जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उससे शिवाजी के मन में क्या है, शिवाजी के मन में स्वाभिमान और राष्ट्र की भावना जागृत हुई। पहले इन्होंने क्या किया, इनका संरक्षण प्राप्त किया, जीजाबाई और कोंडदेव का, और दूसरी बात गुरु के संरक्षण में आए तो इनके उपदेशों से इन्होंने क्या सीखा, राष्ट्रभाव, क्या राष्ट्रभाव और स्वाभिमान की बात इन्होंने सीखी। और जैसे कि इन्होंने जब इनके पिता ने इनको छोड़ दिया था तो क्या होगा कि कस्माकस जीवन में तो होगा ही, जानते हो माता पिता में से कोई व्यक्ति एक नहीं हो तो जीवन जैसे होता ना बेढंगी टाइप की हो जाती है, हम चाह के भी उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं कि हम तो फिट हैं या फिर हम सही हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जीवन में जब किसी का अभाव होता है तभी हमको वो चीजें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या थी। उसी तरीके से शिवाजी का जीवन भी ऐसा ही रहा होगा, मेरा अपना मानना है। दूसरी चीज, जब इनके पिताजी इन्होंने छोड़ दिया है तो लगभग इनकी उम्र होती है कितने, 12 वर्ष की, कितनी 12 वर्ष की उम्र होती है। तब क्या होता है, इन्हें पिताजी की जागीर, क्या है, पिताजी की जागीर जो कौन थी, पूना की जागीर इन्हें मिल जाती है। और इसी समय इनका विवाह निम्बालकर जी से कर दिया जाता है। किससे, निम्बालकर जी से शिवाजी का विवाह कर दिया जाता है और ये अपना प्रारंभिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। शुरू में दादा कोंडदेव, किसका, दादा कोंडदेव या मतलब इनके संरक्षक का बहुत ज्यादा प्रभाव शिवाजी के जीवन में देखने को मिलता है। और आपसे तो सिविल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी का उत्कर्ष कब माना जाता है, तो शिवाजी का उत्कर्ष कब होता है, 1644 ईस्वी में। कब माना जाता है, 1644 ईस्वी में माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये लगभग तब इनकी उम्र थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी और इससे पहले जब इनका जीवन चल रहा था तो सर्वाधिक जो हस्तक्षेप होता था वो कोंडदेव का होता था। जानते हो जब बच्चा छोटा होता है या फिर जब कम उम्र होती है तो आपसे जो सीनियर वाला व्यक्ति होता है वो कहता तुम ये ना करो, तुम कहता वो ना करो, हर चीज में टांग डालने की कोशिश करता है। जैसे आप ही आज पढ़ रहे हो तो आप देखते हो ना, जब आपके जो सीनियर हैं, क्या है, जो आपके सीनियर हैं या फिर जो आपसे पहले से उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अरे साहब ये समझो ना, अगर तुम इतना ही जानकार थे तो तुम क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए, समझे, अगर तुम इतने ही जानकार थे तो तुम क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। पहले तो खुद से जीना चाहिए, जीवन को अगर जीना है तो खुद से जिए, फिर समझ में आता है कि ऐसी कैसे हम जीवन को जी सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज को हमें और ध्यान रखना चाहिए, किसको, कि अगर हमने देखा है किसी को गिरते हुए, क्या है, अगर हमने किसी को गिरते हुए देखा है तो हम कोशिश करेंगे उस चीज से बचने के, हम ना गिरे। इतिहास दोस्तों इसीलिए पढ़ा जाता है, जैसे आपने देखा होगा एसएससी से हो या वनडे का चपरासी का एग्जाम हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, मतलब छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक अगर इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो इतिहास जानने का सबसे बड़ा कारण हमारे लिए ये है कि हम बीती हुई घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखें। जो सकारात्मक घटना हो हम क्या करें, उसका दोहराव करें, जो कि नकारात्मक घटना हो उसे क्या हो, हम उसे छोड़ दें। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास में हर चीजें दर्ज नहीं होती है, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तभी आपको इतिहास में याद किया जाएगा। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें रही और सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किसका रहा, कोंडदेव का रहा। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़े होंगे तब क्या कहेंगे, चलो ठीक है साहब, आपने कहा, हमने थोड़ी सी बात मानी और कहा आपके सामने आपकी बात मान ली, लेकिन करना अपने मन की है। मतलब कि सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, वैसी भावना हो जाती है। और शिवाजी का उत्कर्ष कब मान लिया जाता है, 1644 ईस्वी में मान लिया जाता है। इनका प्रारंभिक जो जीवन रहा है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों में ये छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते रहे हैं। इनका सबसे पहले मुगलों से जो संघर्ष होता है वो कब होता है, 1657 में। कब होता है, 1657 में इनका सबसे पहले मुगलों से संघर्ष होता है। दोस्तों ये 57 बड़ा ही खतरनाक है, 57 बड़ा ही खतरनाक है।
हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और आगे हम पढ़ेंगे 1857 में भारतीयों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो 57 यहां भी देखिएगा, ये शिवाजी जो है ये हिंदू धर्म के बारे में उत्थान करने की बात करेंगे। और इन्होंने भी सबसे पहले मुगलों से कब लड़ाई की थी? 1657 ईस्वी में की थी। उस समय मुगल बादशाह शाहजहां था। कौन था? मुगल बादशाह शाहजहां था। और इस समय अहमदनगर को दबाने के लिए कौन है? जो क्षेत्रीय राज थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इनको दबाने के लिए औरंगजेब को नियुक्त किया था शाहजहां ने। किसने नियुक्त किया था? शाहजहां ने नियुक्त किया था। और उसी दौरान इन्होंने बीजापुर का सहयोग करते हुए, किसका? बीजापुर का सहयोग करते हुए सबसे पहली बार वह किससे लड़ते हैं? मुगलों से लड़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, आपको अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेना है, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिवाजी का जीवन परिचय लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से ही सारी चीजें आपकी मेंट होती हैं। आप देखिएगा, यहीं से क्रम से लिखना शुरू करिएगा। देखिएगा, लिखिएगा, हेड डालिएगा शिवाजी। शिवाजी, शिवाजी के बारे में देखिएगा, यहां पर लिखिएगा जन्म। जन्म लिखिएगा अप्रैल 1627, अप्रैल 1627। माता जीजाबाई, जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले। अभी हाल फिलहाल में मैं एक चीज देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी के पिता का संबंध किस राजघराने से था या किस वंश से वो संबंधित थे। तो उसका क्वेश्चन जो पूछा था वो किससे पूछा था? भोसले से संबंधित करके आपसे पूछा गया था। तो आपने देखा इनके माता का नाम क्या है? जीजाबाई, और पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। और इनके संरक्षक का नाम? संरक्षक कोंडदेव। कौन है? कोंडदेव। और इनके गुरु का नाम? गुरु रामदास। कौन थे? इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? रामदास। और तीसरी चीज आपको यहीं पर ध्यान रखना है, इनकी सौतेली मां। सौतेली मां कौन थी? तुकाराम मोहिते। तुकाराम मोहिते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा शिवाजी के जीवन पर, शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव माता जीजाबाई एवं संरक्षक कोंडदेव का था। कोंडदेव का था। गुरु रामदास के उपदेशों से शिवाजी के मन में, शिवाजी के अंदर राष्ट्रवाद एवं स्वाभिमान उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लीजिएगा यहां पे, शिवाजी का उत्कर्ष
1644 ईस्वी में माना जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब इसमें हम देखेंगे कि और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। जैसे हमने देखा क्या है कि इनका उत्कर्ष कब हुआ है, तो ये सारी चीजें रही। तो देखिएगा 12 वर्ष की, देखिएगा शाहजी भोसले ने जीजाबाई को छोड़ते वक्त पूना की जागीर एवं लाल महल दिया था। अब ये बताओ साहब, जिसकी जरूरत है वही हमारे पास नहीं, तुम ढेर सारा धन ही दे दो तो क्या काम का है। उसी तरीके से क्या होता है, शाहजी भी क्या करते हैं, जीजाबाई को क्या कर देते हैं, क्या देते हैं, पूना की जागीर प्लस लाल महल दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा लाइन पे, 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पिता की जागीर पूना प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, शिवाजी का विवाह साईबाई निंबालकर से, शिवाजी का विवाह साईबाई निंबालकर से लगभग 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। निंबालकर से कब हुआ था, 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था। दोस्तों इसे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, शिवाजी की पहली मुठभेड़ 1657 ईस्वी में, 1657 में बीजापुर के सहयोगी के रूप में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1657 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिवाजी की मुगलों की सबसे पहली बार मुठभेड़ कब हुई थी, 1657 ईस्वी में हुई थी। अब देखो ये किसके साथ लड़ रहे हैं, बीजापुर के साथ यह युद्ध कर रहे थे। लेकिन होगा क्या कि आगे चल के बीजापुर का शासक जो होगा वो मुगलों के प्रति समर्पण कर देगा, और उसके पश्चात क्या होता है, उस समय लगभग टाइम क्या होता है, 1659 का, कब का, 1659 का टाइम पीरियड होता है। उस समय मुगल गद्दी पर कौन बैठ चुका था, औरंगजेब
बैठ चुका था तो औरंगजेब ने क्या किया कि कहा कि बीजापुर के शासक से कि तुम क्या करो, शिवाजी को कंट्रोल करो। क्या करो? शिवाजी को कंट्रोल करो। तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए बीजापुर के शासक ने क्या है, बीजापुर के शासक ने किसे भेजा? अफजल खां को भेजा। किसको कंट्रोल करने के लिए? शिवाजी को भेजा। और होगा क्या, ये भी पूछा गया है कि शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए अफजल खां कब गया था? तो 1659 ईस्वी में गया था। और इस समय होगा क्या कि जब अफजल खां जाएगा तो अफजल खां बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था और शिवाजी का जो कद था वो छोटा था। तो होगा क्या कि शिवाजी के से जब वो मिलने के बारे में जाएगा तो वो कहता है, जाने से दौरान ही कहता है कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही जाऊंगा शिवाजी को तुरंत ही मार दूंगा। जैसे आप ही देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति हो आपके सामने और आप छोटे हो तो आपको क्या हो, आपको वो मार सकता है। लेकिन ये समझ रहे थे कौन? अफजल खां। अफजल खां समझ रहे थे कि शिवाजी को हम निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ी चूहा। क्योंकि मतलब ये जहां से निकले और जब पहाड़ में जब आप होंगे तब आप देखेंगे कि जमीन क्या होगी, सही नहीं होगी। आपको दूर दूर तक कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। जब अफजल खां यहाँ पे जाते हैं तो अफजल खां तो बड़ा शान से थे कि हम नहीं होगा तो इनको निपटा देंगे जरूर। और इन्होंने क्या किया? क्या है, अफजल खां ने शिवाजी के पास एक दूत भेजा और दूत से क्या कहलवा दिया? दूत का नाम था कृष्णाजी भास्कर। क्या था? कृष्णाजी भास्कर को भेजा और कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, शिवाजी से संधि करना चाहते हैं। और शिवाजी से संधि करने का जो प्लान था वो केवल काल्पनिक घटना थी, जिसमें अफजल खान ने प्लान बनाया था कि जब हम मिलेंगे तो उसको तुरंत ही मार दिया जाएगा। जब मारने की कंडीशन हो गई तो शिवाजी भी तो कम थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कृष्णाजी भास्कर को अपनी तरफ आकर्षित किया और आकर्षित करके जो कृष्णाजी जी को जो मैसेज भिजवाया गया था कि तुम्हें क्या करना है, उन्हें बुलाना है, तो वो क्या होता है, सारी सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हें मारने का प्लान किया गया है। तो शिवाजी की मुलाकात अफजल खां की प्रतापगढ़ नामक क्षेत्र पे होती है। कहाँ होते हैं? प्रतापगढ़ नामक क्षेत्र में होती है। और वहीं पर जब शिवाजी से वो मिलने वाले होते हैं तो शिवाजी के जो सहयोगी होते हैं उन्हें रोक लिया जाता है और उन्हें क्या होता है कि अकेले ही भेज दिया जाता है। क्या हो? अकेले ही मिलने के लिए अफजल खां के पास भेजा जाता है। जब अफजल खां के पास वो पहुंचते हैं तो अफजल खां तो पहले ही फिराक में था, क्या करना है, शिवाजी को मारना है। और शिवाजी ने जब शिवाजी को उन्होंने क्या किया, दबाने की कोशिश की, तो शिवाजी ने बखनखे से, किससे, बखनखे से अफजल खां की हत्या कर दी और अपने साम्राज्य को बचाए रखा। तो अफजल खां से कब इसका युद्ध हुआ है? 1659 ईस्वी में। शिवाजी का अफजल खां से युद्ध कब हुआ है? 1659 में। और आपसे सिविल में पूछा गया है अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भतारी। क्या था? अब्दुल्ला भतारी। तो लिखिएगा, अफजल खां ने शिवाजी के समक्ष संधि का प्रस्ताव भिजवाया, संधि का प्रस्ताव भिजवाया और कूटनीति के माध्यम से शिवाजी को मारने का प्लान बनाया। लेकिन शिवाजी ने बखनखे से
अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है, इसे लिख लीजिए। हो गया दोस्तों। अब देखिए, शिवाजी इनसे तो संभले नहीं, तो होगा क्या, औरंगजेब अब किसको नियुक्त करेगा? स्वयं अपने मामा को नियुक्त कर देगा। किसको? अब मान लो इनसे तो निपटे नहीं, तो अब किसको नियुक्त किया जाएगा? अपने मामा को नियुक्त किया जाएगा कि कैसे भी करके क्या किया जाए, शिवाजी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये चीज नहीं हो पाती है और शिवाजी को निपटाने के लिए किसको भेजा जाता है? 1663 में 1663 में शाइस्ता खां को भेजा जाता है। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए भेजा। ठीक है, दमन के लिए भेजा। तो ये साहब गए, तो इनका जो मेन जो था, शिवाजी का जो रहने का जो जगह थी वो क्या था? लाल महल था। तो शाइस्ता खां जाकर वहां पे क्या करता है? लाल महल पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के पश्चात शिवाजी शांतिपूर्वक कुछ दिनों तक बैठ जाते हैं और उस कुछ समय पश्चात क्या होता है? शादियों का सीजन चल रहा था। किसका? शादियों का सीजन चल रहा था। उस शादियों के सीजन में क्या करते हैं शिवाजी? ऐसा माहौल बनाते हैं कि ऐसा लगे कि कुछ बाराती आ रहे हैं और सामने की जगह पर रुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ बाराती आ रहे हैं और सामने की जगह पर रुक रहे हैं। उसी के तहत ये क्या करते हैं? शिवाजी 1663 ईस्वी में ही कहाँ रुक जाते हैं? लाल महल के सामने रुक जाते हैं। और क्या होता है? रात में ही शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और जब शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण करते हैं तो शाइस्ता खां की लाल महल में ही क्या होती हैं? 2 उंगलियां कट जाती हैं। कितनी? 2 उंगलियां कट जाती हैं। जो आपसे पूछा जाता है कि शाइस्ता खां की उंगली किस महल में कटी थी, तो लाल महल में कटी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा था। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखिएगा, शाइस्ता खां ने लाल महल पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने रात में आक्रमण करके शाइस्ता खां को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अरे साहब, भागते नहीं तो क्या होता? मार दिए जाते। इसलिए कैसे भी होता ना, जब आपके जान पे पड़ती है ना तो भागना ही बेहतर है, और नहीं भागोगे तो मारे जाओगे पक्का है। तो इसमें क्या होता है? शाइस्ता खां भाग जाता है। नोट करके यहीं पे लिखिएगा, नोट। शाइस्ता खां की लाल महल में भागने के दौरान 2 अंगुलियां कटी थी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर और बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि अफजल खां कुछ नहीं बिगाड़ पाया,
दूसरा कौन है, शाइस्ता खां भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो अब क्या करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट हम करते रहेंगे। जैसे होता है ना कि जब हमको कहीं सफलता नहीं मिलती होती है तो हम क्या करते हैं, बार बार प्रयोग करते रहते हैं। उसी बार बार प्रयोग में अब औरंगजेब किसकी नियुक्त करेगा, जय सिंह की नियुक्त करेगा। किसकी, जय सिंह की नियुक्ति करेगा। देखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब जो व्यक्ति था वो क्या था, कट्टर इस्लाम का समर्थक था। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें किसको नियुक्त कर रहा है, जय सिंह को नियुक्त कर रहा है। और जय सिंह ही व्यक्ति होंगे जो किसको पराजित करेंगे, शिवाजी को पराजित करेंगे। मतलब एक हिंदू दूसरे हिंदू को पराजित करने के लिए मान गया है। क्या किया है, मान गया है। जय सिंह किसको पराजित करेंगे, शिवाजी को पराजित करेंगे। और अंततः जब ये पराजित करेंगे तो यही क्या करेंगे, पुरंदर की संधि। क्या करेंगे, पुरंदर की संधि करेंगे। और इस पुरंदर की संधि में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को कहां भेजते हैं, औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं। कहां पर, औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ समय तक शिवाजी को कन्विंस करते हैं। क्या करते हैं, जय सिंह समझाते हैं कि क्या हो, तुम औरंगजेब से मिल लो तो क्या होगा, जो हमारा जो लड़ाई का मामला है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शिवाजी के समझाने पर क्या हो, जय सिंह के समझाने पर शिवाजी कहाँ जाते हैं, औरंगजेब से मिलने जाते हैं। जब औरंगजेब से जब मिलने जाते हैं तो उन्हें 5000 के मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। कितने, 5000 की मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। जबकि उन्होंने, किसने, शिवाजी ने जिसको पराजित किया था उसको 7000 का मनसबदार प्रदान हुआ था। कितने का, 7000 मनसबदार प्रदान हुआ था। इससे शिवाजी एकदम क्रुद्ध हो जाते हैं और भरी सभा में ही उठकर खड़े होकर निकलने लगते हैं। तो ये भी होता है ना, कोई राजा के सामने ही क्या कर दो, तुम किसी का विरोध कर दो और तुम्हारा वो साम्राज्य है नहीं, तो क्या होगा, औरंगजेब क्रुद्ध होता है और कहता है कि इसे बंदी बना लिया जाए। तो होगा क्या, जब इन्हें बंदी बनाया जाएगा तो आगरा के जयपुर महल में उन्हें बंदी बनाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये अपने चाचा के लड़के, मतलब अपने भाई के सहयोग से मिठाई की टोकरी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए जय सिंह को भेजा जाता है। तो ये तो जानते ही ना थे कि इनके पास संसाधन क्या है और फिर ये लोग कहाँ रह रहे थे। तो इन्होंने सीधे कहाँ पर आक्रमण कर दिया, पुरंदर पर, और पुरंदर को इन्होंने जीत लिया। तो इन्होंने क्या भेजा जाता है, जय सिंह ने पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। ठीक है, मध्य जब संधि हुई तो संधि में ढेर सारी शर्तें हैं, लेकिन आपके यह कोई काम वाम की नहीं है तो बहुत वो ब्रॉड क्षेत्र है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके मध्य हुई थी, शिवाजी के मध्य और जय सिंह के मध्य हुई थी। तो दोस्तों हमने ये सारी चीजें देखी। तो शिवाजी ने क्या किया, अपने पुत्र संभाजी को
मुगल दरबार भेजा, मुगल दरबार में भेजा और उसे 5,000 का मनसब प्रदान हुआ, मनसब प्रदान किया गया। इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे क्या चीजें हुई। शिवाजी कब आगरा महल में उपस्थित हुए, तो 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए और क्या होते हैं, जयपुर में, क्या है, आगरा के जयपुर महल में इन्हें क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और फिर क्या होता है, अपने भाई को, मतलब अपने चचेरे भाई को वहां पर लिटाकर, अपने कक्ष पर लिटाकर वो क्या चले जाते हैं, भाग जाते हैं। किस में बैठकर, मिठाई की टोकरी में बैठकर भाग जाते हैं। तो लिखिएगा 1666 ईस्वी में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए और उन्हें 5,000 का मनसब प्रदान किया गया, जिससे शिवाजी क्रोधित हुए क्योंकि उनके द्वारा पराजित किए गए शासक को 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था, और उन्होंने सभा का बहिष्कार किया और उठकर जाने लगे। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में नजरबंद करवाया। शिवाजी अपने चचेरे भाई को अपने स्थान पर लिटाकर अपने संपूर्ण वस्त्र उसे दिए
और उसके वस्त्र पहनकर निकल गए। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं रही, जिससे क्या हो गया, आगे चलकर शिवाजी बाहर निकल गए। तो हमने ये सारी चीजें देखी। अब जब ये बाहर निकल गए हैं तो क्या करेंगे, उत्पात तो मचाएंगे ही, क्योंकि इन्हें जो करना था वो करने को मिला नहीं था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट कब की गई थी। तो शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट 2 बार की गई थी। पहली जो लूट हुई थी वो हुई थी 1664 में, और दूसरी जो लूट होगी वो कब होगी, 1670 ईस्वी में होगी। पहले वाली लूट तो इसलिए होती है ना कि इन्होंने जितने अभियान करवाए थे, इस सबसे पहले किसको भेजा गया, अफजल खां को, और उसे क्या कर दिया गया, पराजित हो गया। और दूसरा किसको भेजा गया, शाइस्ता खां को भेजा गया, वो भी पराजित हुआ। तो क्या हुआ, इनका भी मन बढ़ गया और सीधे इन्होंने क्या किया, सूरत पर चढ़ाई कर दी। और सूरत को सर्वप्रथम कब लूटा था, 1664 ईस्वी में। और दूसरी बार जब क्या होता है, इन्होंने पुरंदर की संधि की 1665 में, और फिर मिले औरंगजेब से। फिर औरंगजेब से जब ये बच के निकलते हैं, तब फिर कहेंगे चलो अब फिर से कहाँ लूटते हैं, सूरत को लूटते हैं। और सूरत की दूसरी लूट कब होती है, 1670 ईस्वी में होती है। तो सूरत की लूट, नंबर 1 1664, दूसरी 1670। कब, 1670। तो हमने देखा कि सूरत की लूट क्यों हुई थी, मैंने आपको बता दिया कि पहले वाले में उन दोनों को पराजित किया तो इनका मन बढ़ गया कि अब तो हम ये कर ही लेंगे, लूट भी लिया। दूसरा भी क्या हो गया, 1670 में यह कार्य कर लेते हैं जब यह उनसे बचकर आते हैं। अब हम बात करेंगे, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो शिवाजी या फिर मराठा जो थे, या इनके पिताजी जो थे, वो क्या करते थे, किसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। तो इनका पूर्णता से कोई चीजें का अधिकार नहीं माना जाता था। तो इसलिए शिवाजी ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। क्या करवाया, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने से क्या हो गया, वो अपने आप को राजा घोषित कर पाए। और इसी राजा के फलस्वरूप ये सारे साम्राज्य में इनको सर्वोच्च मान लिया गया। तो शिवाजी ने अपना जब राज्याभिषेक किया था वो टाइम था 1676 का। कब का, 1676 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो कितने बार करवाया था, 2 बार करवाया था। पहली बार जो इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था वो काशी के पंडित गंगा भट्ट से करवाया था। किससे, गंगा भट्ट से करवाया था। लेकिन इनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही इनकी माता जीजाबाई का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। किसका हो जाता है देहांत, जीजाबाई का देहांत हो जाता है, जिससे ये लगता है कि ये सही नहीं है। इसलिए शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 2-3 महीने बाद पुनः करवाया था। अप्रैल में पहला राज्याभिषेक हुआ है, दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ है अक्टूबर 1676 में हुआ था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लिख लेंगे किसके बारे में, राज्याभिषेक के बारे में। शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक, दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था, 1674 ईस्वी में। कब हुआ था, 1674 ईस्वी में। तो लिखिएगा राज्याभिषेक। शिवाजी ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहला राज्याभिषेक अप्रैल, कब, जून 74,
जून 1674 में शिवनेर के दुर्ग में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया। ठीक है। राज्याभिषेक के 12वें दिन माता जीजाबाई का देहांत हो गया। जिससे दुखी होकर शिवाजी ने पुनः अक्टूबर 1674 ईस्वी में तांत्रिक क्या है, पहले तो कहा कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा माना जाएगा कि अशुभ समय में यह राज्याभिषेक किया गया था। और ये क्या थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, तब भी क्या मान लिया जाएगा, अशुभ समय रहा होगा। तो क्या होता है कि शिवाजी एक तांत्रिक से अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाते हैं। किससे? तांत्रिक से राज्याभिषेक करवाते हैं। और राज्याभिषेक जो करवाते हैं उनका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी। कौन था? निश्चलपुरी गोस्वामी। 16 अक्टूबर 1674 ईस्वी में तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी से पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है। तो ये सारी कहानी इनकी रही और अंततः 1680 में क्या हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा इन सब चीज़ों को और इसमें हमने शिवाजी के जीवन को लेकर बात की और जहाँ तक मुझे लगा कि आपके यहाँ जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उस पर बात की। आगे की जो क्लास होगी उसमें भी किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मराठों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।